आशा करते हैं सभी लोग बुद्धिमान होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे बुद्धि के बारे में। ये बुद्धि जो है, इस बुद्धि का व्याख्या कैसे किया जा सकता है। तो इस बुद्धि का व्याख्या करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपना अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें हम अलग अलग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कि इस तरह की बुद्धि की व्याख्या करने के लिए अनेकों सिद्धांत में एक सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत, जो कि प्रमुख सिद्धांत है। तो बुद्धि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया। मतलब बुद्धि का परीक्षण करने के लिए द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, ये एक महान मनोवैज्ञानिक कहा जाए जो कि ब्रिटिश के हैं, जिनका नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन। ये स्पीयरमैन ने किया। इनका कहना था कि बुद्धि के दो तत्व होते हैं। बुद्धि में कई दो तत्व होते हैं, एक सामान्य तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व, यानी जो असामान्य तत्व बोला जाए। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य तत्व सभी सामान्य कार्यों की संचालित करती है। मतलब जो सामान्य तत्व होते हैं वो सभी नॉर्मल वर्क यानी सामान्य कार्य को संचालित करते हैं, जबकि विशिष्ट तत्व कुछ विशेष प्रकार के कार्यों को संचालित करती हैं। और ये बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि दो तत्व बताए इन्होंने स्पीयरमैन ने, जिसमें से एक था सामान्य तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व। तो जो सामान्य तत्व है ये सामान्य कार्य को करने के लिए चालित करने में कार्य करता है, और दूसरा जो विशेष तत्व है ये किसी खास विशेष कार्य को करने के लिए संचालित करता है। सामान्य तत्व सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाई जाती है। मतलब जो बुद्धि का सामान्य तत्व है ये नॉर्मली सभी लोगों में सामान्य रूप से पाया जाता है, जबकि विशिष्ट तत्व सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों में नहीं पाई जाती है। सामान्य तत्व जन्मजात होता है। मतलब जो नॉर्मली मेटल बोला जाए एकदम सामान्य तत्व, इस जन्म से जन्मजात मिलता है। इसमें प्रशिक्षण, अनुभूति इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो जन्मजात बुद्धि है उस पर तुम्हारे कितना हो शिक्षा ले लोगे, उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। समझे ना? किसी किसी का होता है ना जन्मजात बुद्धि, कितना हो पढ़े लिखे रहेगा, अपना जन्मजात जो बुद्धि है वो दिखाएगा, ऐसा होता है ना। तो यही हाल है यहाँ पर भी कि सामान्य जो तत्व है इस पर शिक्षा, दीक्षा या फिर प्रशिक्षण इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्य कारक का आधार अधिक बड़ा होता है। क्या कि जो सामान्य कारक है इसका आधार अधिक बड़ा होता है। लगभग 95% बुद्धि सामान्य कारक पर आधारित होता है। इसका आधार वंश परंपरा है। बुद्धि प्रधानतः इसी जैविक कारक पर आधारित होती है। बुद्धिमान माता पिता या पूर्वज के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, जबकि मंद बुद्धि माता पिता या पूर्वज के बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। मतलब कि जिसका पूर्वज एकदम मूर्खता की ओर से चले आ रहा है, तो इसके घर में भी जो पैदा होने वाला है, जन्म लेने वाला है, वो भी क्या होगा? मंद बुद्धि का होगा। लेकिन जो बुद्धिमान माता पिता या फिर बुद्धिमान पूर्वज के घर के होगा, उसके घर में क्या होगा? बुद्धिमान होगा। ये अलग बात है कि कभी कभी अलग निकल जाना। बुद्धि का यह भाग क्या है कि बुद्धि का यह भाग एक व्यक्ति के सभी कार्यों या समस्याओं के समाधान में समान रूप से सहायक होता है। इसी आधार पर इसे सामान्य कारक कहा जाता है। दूसरे कारक की बात करेंगे, विशिष्ट कारक। दूसरे कारक को विशिष्ट कारक कहा जाता है। इसकी मात्रा केवल 5% होती है। कितनी? मतलब कि जो विशिष्ट कारक है ये केवल 5% होती है, लेकिन सामान्य जो कारक है वो 95% होती है। इसका आधार यानी कि विशिष्ट कारक आधार वातावरण होता है। उत्तेजक एवं अनुकूल वातावरण में होने पर बालक में बुद्धि के विशिष्ट कारक का विकास अधिक होता है, जबकि उत्तेजक एवं अनुकूल वातावरण के अभाव में इस कारक का विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है।
मतलब कि अच्छा माहौल नहीं मिलने पर बुद्धि खराब हो जाता है और बढ़िया माहौल मिलने पर ये बुद्धि ज्यादा हो जाता है। इसका कारण है विशिष्ट कारक होना। इस सिद्धांत की सफलता के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कि पहला कारण है ये सिद्धांत कैसे सफल हो जाएगा। तो पहला है कि इस सिद्धांत का शोधन मूल्य अधिक है, यानी जो इसका शोध मूल्य क्या है, अधिक है। इससे प्रभावित होकर बुद्धि के कई अन्य सिद्धांत विकसित हुए हैं। दूसरा मूल्य असफलता का कारण है कि विशिष्ट कारक के आलोक में व्यक्ति के व्यवहारों की व्याख्या संभव होती है। मतलब कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार का व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा सफल होने का कारण है कि एक व्यक्ति के व्यवहारों में समानता की व्याख्या करने में सफल है। और इन सभी कारणों के पश्चात इस सिद्धांत की कुछ असफलता के भी कारण है कि क्यों ये सिद्धांत असफल हो गया। तो सबसे पहला है कि बुद्धि की समुचित व्याख्या करने में समूह कारक भी आवश्यक है। दूसरा है कि थॉर्नडाइक ने आलोचना करते हुए, मतलब जो थॉर्नडाइक साइकोलॉजिस्ट है यानी मनोवैज्ञानिक है, ये आलोचना करते हुए कहा है कि बुद्धि के दो तत्व नहीं बल्कि अनेक तत्व हैं। क्या है, बुद्धि के केवल दो तत्व नहीं बल्कि अनेक तत्व हैं। तीसरा है पियर्सन ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह सिद्धांत मात्र कुछ ही प्रयोगों पर आधारित है। मतलब कि ये जो सिद्धांत दिया गया स्पीयरमैन के द्वारा, ये कुछ ही सिद्धांतों पर क्या है, आधारित है और अन्य तत्वों पर आधारित नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के पास सिद्धांत का वर्णन करें कि बुद्धि का जो पास मॉडल है, पास सिद्धांत, ये क्या है। तो बुद्धि के पास प्रतिमान सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी दास, नागलिरी एवं किर्बी ने 1944 में किया था। मतलब ये जो पास मॉडल है, बुद्धि का पास सिद्धांत, इस सिद्धांत का तीन लोगों ने मिलकर क्या किया, तीनों लोगों ने अपना अपना सिद्धांत दिया, जिसमें पहला है जेपी दास, दूसरा है नागलिरी और तीसरा है किर्बी। और ये सिद्धांत कब दिया गया, 1944 में, 1994 में दिया गया। वास्तव में ये पास मॉडल जो है, तो वास्तव में पास का मतलब है प्लानिंग, अटेंशन, सिमुलेटेनियस एंड सक्सेसिव का संक्षिप्त जो रूप है वो पास है। मतलब पास का ये जो है बड़ा नाम है। यह सिद्धांत मस्तिष्क क्रियाओं पर आधारित तीन मस्तिष्कीय क्रिया तंत्रों की परस्पर निर्भर क्रिया प्रणाली है। मतलब ये तीन के जो मस्तिष्क है, इसके तीन मस्तिष्कीय क्रिया तंत्र पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर वो जिस तरह से कार्य करता है उसी तरह से बुद्धि भी क्या होगा, कार्य करेगा। व्यक्ति सबसे पहले उत्तेजना एवं अवधान के अंतर्गत विशिष्ट दिशा में ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य होता है। जहां पर उत्तेजना होता है वहीं पर पहले अपना ध्यान करता है, ध्यान केंद्रित करने के लिए वो बाध्य होता है। ध्यान चयनात्मक होता है, अर्थात इस व्यवस्था में व्यक्ति अनेक उत्तेजनाओं में से एक उत्तेजना का चयन करके अपनी चेतना को केंद्र में लाता है, जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकती है या उसकी मानसिक स्थिति से संबद्ध होती है। समकालिक अनुक्रमिक में उस उत्तेजना के अर्थ को समझने का प्रयास रहता है। यह प्रक्रिया एकीकृत करने में जुड़ी होती है। मतलब ये जो प्रक्रिया है कौन चीज में जुड़ी रहती है, एकीकृत, यानी सभी जानकारियों को, उत्तेजनाओं को इकट्ठा करने में जुड़े रहती है। इसमें समग्रता की प्रक्रिया होती है। समकालिक एवं अनुक्रमिक प्रकर्मों का प्रयोग विभिन्न संवेदनाओं जैसे श्रवण संवेदना, दृष्टि संवेदना आदि से जुड़े कार्यों को करने में किया जाता है। यह उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक स्तर पर होता है। कौन चीज बात, उच्च स्तरीय, मतलब जिनका मानसिक स्थिति ऊंचा रहता है, उस पर जिनका ज्ञान जो है उच्च स्तर पर रहता है, उसके लिए ये क्या होता है, कार्य किया जाता है, इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है।
सूचना पर ध्यान देने एवं प्रकर्मों के पश्चात निर्धारण करना, यानी नियोजन की प्रक्रिया होती है। नियोजन से तात्पर्य योजना बनाने के साथ साथ रणनीति का निर्धारण करना एवं निष्पादन की देखरेख करने से है। मतलब कोई भी लक्ष्य बनाएंगे उसके लिए जो भी हम अपना अलग अलग तरीका से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम योजना बनाएंगे, जो कि नियोजन का कार्य करेगा, तो इसके लिए हम रणनीति का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो उनमें आगे है कि समस्या समाधान एवं आत्मनिगरानी आदि गतिविधियां नियोजन के अंतर्गत आती हैं। जो भी समस्या आएगा, समस्या का जो समाधान किया जाएगा, ये सभी आत्मनिगरानी, ये सभी क्या होगा, इन गतिविधियों के नियोजन के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ये जो बुद्धि है पास मॉडल समाप्त होता है।